हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित जो यूपी टेट के कुछ क्वेश्चन हैं आए हुए थे, उसी को करेंगे। देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब हमारे जो पाठ्यक्रम है उससे भी रिलेटेड है। तो हमें पेपर मिला था तो हमें लगा कि करवाना चाहिए। तो आइए करते हैं और देखते हैं कि 30 क्वेश्चन है इसमें से, और बहुत सरल सरल है। आप देखिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकास की विशेषता नहीं है। तो विकास की विशेषताएं बहुत ढेर सारी हैं, तो इसमें से देखें कौन सी नहीं है। तो पहला दिशात्मक होना, दूसरा संचयी होना, तीसरा विशिष्ट होना, चौथा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना है। ठीक है, तो विकास का जो इसमें विकास नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो संचयी होना नहीं है। जबकि स्वतंत्र होता है, अनियंत्रित भी होता है, नियंत्रित भी होता है, अनियंत्रित भी होता है, और दिशात्मक भी होता है, मतलब एक दिशा से चलता है, डायरेक्शनल। इसमें इस स्पेसिफिक भी जो डेवलपमेंट होते हैं वो होते हैं, और जो जनरल होते हैं वो भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन है गाल्टन, ऑप्शन दूसरा है हरलॉक, ऑप्शन तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गाल्टन जो है, गाल्टन, फ्रेडरिक गाल्टन, वो हैं हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। तो हम लोगों ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो स्तर हैं वो पढ़े हुए हैं। कितने 6 होते हैं ना, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर क्या होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन होता है। तो सबसे लास्ट में मूल्यांकन आता है। तो सबसे जो न्यूनतम स्तर है वो मूल्यांकन होगा। सॉरी, इसमें देखिए जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो स्तर है वो सबसे न्यूनतम जो रहेगा वो किस में रहेगा, मूल्यांकन में नहीं। ये सबसे उच्च होता है और सबसे निम्न ज्ञान होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान मतलब इसे प्राप्त करना और उसको याद रखना आता है, तो सबसे निम्न है। और मूल्यांकन जो होता है, इसमें जो भी ज्ञान आपने ग्रहण किया, याद किया, उसको धारण करने का जो क्षमता होता है वो मूल्यांकन स्तर में रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। चलिए तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं कौन सा। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। माइक्रो टीचिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो 36 मिनट का होता है। तो इसमें बताना है कि सबसे अंतिम सोपान कौन सा होता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रतिपुष्टि, दूसरा पुनः योजना, तीसरा पुनः प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो पुनः प्रतिपुष्टि होती है, पुनः शिक्षण के बाद जो पुनः प्रतिपुष्टि होती है, इसका राइट आंसर यही है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम सोपान है वो पुनः प्रतिपुष्टि होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। तो अपसारी चिंतन दो प्रकार के होते हैं, कौन से, अभिसारी और अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो जो अपसारी चिंतन होता है वो कैसा होता है, उसमें जैसे कि बहुत सारे जो विचार हैं हम उसको सोच सकते हैं। ठीक है, और जो अभिसारी होता है उसमें क्या होता है कि हमें मतलब कि कुछ चीज़ें हैं बस वहीं तक मतलब स्थिर रहना है, मतलब थोड़ा ही सोचना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इसमें रहता है वो क्लोज थिंकिंग रहता है, और इसमें नहीं, अभिसारी में क्लोज थिंकिंग रहता है और इसमें ओपन थिंकिंग रहता है। अब अपसारी वाले में तो क्या क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या। पहला श्रेणीकरण, दूसरा विचार प्रवाह, तीसरा अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। तो एक समाधान करेंगे तो देखिए ये क्लोज है, मतलब एक ही समाधान है बता रहा है। अंकगणितीय में भी हम रिजल्ट पाते हैं तो अधिकतर होता है कि एक ही अंक जो फाइनल आता है वो कोई भी करे, कोई भी थिंकिंग करे उसके बारे में, कोई भी प्रश्न उसका उत्तर दे वही होगा। श्रेणीकरण में भी ऐसे होता है, लेकिन विचार प्रवाह में जो होता है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, इसमें कई प्रकार के आप आइडियाज दे सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह। ठीक है,
छठवां देखिए, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑसबॉर्न, तीसरा हरलॉक, चौथा आसुबेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑसबॉर्न, जो है वो मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक हैं। ये बहुत बार आ भी चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेट के लिए भी ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मतलब आ सकते हैं फर्स्ट पेपर में भी, भले छोटे छोटे हैं लेकिन ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ये आता है ना, अभी तो कौन सा पेपर था उसमें भी आया था, अभी बीच में ही जो हुआ था, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन ए है सीडी मॉर्गन, ऑप्शन बी है एच.ए. मुर्रे, ऑप्शन तीसरा है पहला और दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला दूसरा, मॉर्गन एंड मुर्रे हैं। 8वां, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक अवस्था की प्रथम अवस्था कौन सी कहलाती है? तो उद्भवन जो है वो पहली अवस्था कहलाती है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेंगे। 9वां क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय कौन है? तो ये थॉर्नडाइक हैं। गेस्टाल्ट ने कौन सा दिया था, आप बताइएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का भी जो नियम दिया था, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ही। और 3 प्रकार की बुद्धि बताए थे ना, वो भी थॉर्नडाइक ने ही बताया था, मूर्त, अमूर्त और कौन सा, सामाजिक। गेस्टाल्ट विधि के गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे, बताइएगा। कोहलर थे ना शायद, कोहलर, कोप्पा। 10वां क्वेश्चन है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत कारक, दूसरा वातावरण संबंधी कारक, तीसरा सामाजिक कारक, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी। व्यक्तित्व कारक हमारे अधिगम में को प्रभावित कर सकते हैं, और वातावरण संबंधी जो कारक हैं, सामाजिक कारक, सभी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। पियाजे ने क्या दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें 4 स्टेजेस बताए थे ना उन्होंने। चलिए स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? बुद्धि का द्विकारक दिया था। उसमें कौन कौन सा इंटेलिजेंस था, पाया गया था स्पीयरमैन के बुद्धि कारक में? तो जी और यस, मतलब जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि पाई जाती है, स्पीयरमैन ने बताया। चलिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। ऑप्शन पहला है किलपैट्रिक, ऑप्शन दूसरा है रूसो, ऑप्शन तीसरा है मॉन्टेसरी, चौथा है प्रोवेल। देखिए ये है टेट का क्वेश्चन, यूपी टेट का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसमें भी आया था कि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है किलपैट्रिक से। और लेकिन जॉन डीबी भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो ये प्रतिपादक तो किलपैट्रिक थे, लेकिन विकास जॉन डीबी ने किया था, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम, मतलब पूर्व अधिगम से पहले क्या क्या आवश्यक है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। तो लक्ष्य कथन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, और तीसरा है छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, चौथा है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो अगर छात्रों को आप नियंत्रित वातावरण दे देंगे तो वो ज़्यादा नहीं सीखेंगे, ठीक है। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, तो सीखते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन इतना दिया है तो, और अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अच्छा स्वाभाविक वातावरण, मतलब सीखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सीखते। वो कब सीख सकते हैं? जो सब
सॉरी गलत आंसर करना है, चूज करना है, तभी तो ये सब पॉजिटिव लग रहे थे। तो ये नियंत्रित, ये गलत होगा, ये सही के लिए कहा गया। यही सब होता है ना कि इसमें देखिए गलत वाक्य को चुनना है, लेकिन इसका आंसर लगाया गया है, मतलब मैं ही लगाई थी तो इसको गलत लगा दिया था, मैंने सही वाला चूज कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये नियंत्रित जो वातावरण है, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ऐसा नहीं है ना। उनको हमेशा ओपन वातावरण चाहिए, मतलब जहाँ वो अपने अकॉर्डिंग सीख सकें। वहीं नियंत्रित अगर बालक को कर लिया तो वो जल्दी ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, जबकि जो अच्छा स्वाभाविक वातावरण है वहाँ सीख लेंगे, अच्छा करके सीख लेंगे, और सबसे अच्छा खेल खेल में सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो जीएस के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो 52वां संविधान संशोधन, 68वां, 22वां, 86वां। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि कब आया था, 2002 में आया था। इसके अकॉर्डिंग शिक्षा पर बल दिया गया था, जो हमारा मौलिक अधिकार है ना 51 क अनुच्छेद में, और भाग किसमें, 4 में, भाग 4 में, उसमें ये 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान, मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है मूल्यांकन कार्य, ऑप्शन बी है उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है निदानात्मक कार्य, और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है तीनों हैं वो शिक्षण के कार्य में संबंधित है। मतलब टीचिंग इंक्लूड्स इवैल्यूएशन भी हम मतलब टीचर करते हैं, और मतलब शिक्षण में किया जाता है, और रेमेडियल फंक्शन और डायग्नोस्टिक, ये तीनों किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, सबसे कम प्रभावशाली बोल रहा है शिक्षक ऑप्शन पहला है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो। तो ये सभी अगर ऐसा होगा, ऐसा अगर क्लास की स्थिति है तो बालक जो है सबसे कम प्रभावशाली होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा को लेके हम लोग हमेशा किसको जानते हैं, चॉम्स्की को जानते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो मेसोमॉर्फिक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ठीक है। ये तीनों तो शारीरिक गठन के जो वर्णन है वो हैं, लेकिन एंटोगोनिस्टिक जो है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। 21वां क्वेश्चन है निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हम लोग पढ़ते हैं ना किसमें, बाल विकास में भी पढ़ा जाता है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन एजुकेशन में भी पढ़ते हैं हम लोग, और इसके क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग 3 तत्व पढ़ते हैं ना, 3 घटक अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? नीड ड्राइव और इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन, इंसेंटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीनों होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षण मनोविश्लेषणात्मक या तो साइको एनालिटिकल थ्योरी के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। देखिए ये सब कितने सरल लग रहा है ना, लेकिन उस टाइम पे जब टेट का एग्जाम था और मतलब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्या दे दिया है। अभी भी जो नया नया तैयारी करने निकला होगा उसको बाल विकास लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, और सीखता भी बाल विकास से सबसे ज़्यादा है। सबसे अच्छा क्वेश्चंस जो नंबर बनते हैं वो इसी से बनते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सब आ रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया था, लेकिन फिर भी ये सब एग्जाम में आ सकते हैं हम लोगों के। चलिए 23वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्किनर द्वारा जो अधिगम प्रतिपादित किया गया था उसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा
त्रुटियों के माध्यम से सीखना, चौथा व्यवहार, रूपांतर और तकनीकी। तो ये तीनों तो जो हैं वो स्किनर के हैं, लेकिन जो त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये किसका है, तो ये थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का। तो इसका राइट आंसर होगा त्रुटियों से सीखना। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। क्या कह रहा है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी जो है उनके लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोगी होगा। पहला आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा बाह्य मूल्यांकन, तीसरा प्रायोगिक मूल्यांकन, चौथा सतत व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है वो विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। अब लास्ट पेज देख लीजिए, पेपर की हालत क्या हो गई है। निम्नलिखित में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष के से संबंधित नहीं है। तो ब्लूम का भी देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा वर्गीकरण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो 6 ठो मैंने बताया था ना, कौन कौन से, कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ज्ञान भी है, अवबोध भी है, ज्ञान भी है, अवबोध भी है, विश्लेषण भी है, लेकिन जो चरित्र लेख निर्माण है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। 26वां का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो अभिप्रेरणा का स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो कौन सा नहीं है, 3 स्तर होते हैं टीचिंग के, कौन कौन से, तो देखिए पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और चौथा रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल होता है वो सबसे निम्न वाला रहता है, और जो तीसरा रहता है वो मध्यम, और चौथा रिफ्लेक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च रहता है। लेकिन जो अभिप्रेरणा स्तर है वो नहीं होता है। 27वां क्वेश्चन कौन सा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा हरलॉक। तो कौन थे, तो थॉर्नडाइक जो थे वो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब आप लोग थॉर्नडाइक बताइएगा कमेंट में, अभी मैंने बताया भी है, स्किनर का भी बताइएगा और हरलॉक का बताइएगा। हरलॉक ने बताया है ना कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक माना गया है, जन्म से 2 सप्ताह, और सब लोग क्या कहते हैं, 2 वर्ष तक। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। देखिए थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं अधिगम के, कौन कौन से, तो ऑप्शन देखिए, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा अभिवृद्धि का नियम। तो ये तीनों, जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों इनका कौन सा आता है, तो मुख्य नियम में आते हैं, मुख्य नियम में आते हैं। लेकिन जो अभिवृद्धि का नियम है वो किस में आता है, तो गौड़ नियम में आते हैं। चौथा देखिए, मतलब 29वां नंबर, कोहलर एवं तथा कोफा के अनुसार सीखना होता है। तो सीखना किसके द्वारा, प्रयास एवं त्रुटियों के द्वारा हम लोग किसका सीखते हैं, मतलब किसका अधिगम है, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया है, अनुकरण द्वारा बंडूरा के द्वारा बताया गया है, अभ्यास के द्वारा भी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है, लेकिन जो सूझ के द्वारा चिंपैंजी पे जो अध्ययन किया गया था वो कोहलर और कोफा ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि सूझ के द्वारा, कोहलर और कोफा के अनुसार सीखना होता है। लास्ट देखिए, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है, हु वाज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कौन है, तो ये वाइगोत्स्की है, ठीक है। अब पियाजे का भी आप लोग संज्ञानात्मक विकास जानते हैं। तो ये सब आंसर थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं,
आप एक बार बस देख लीजिए। और जैसे कि आप लोग तो देखिए ही, उसके साथ साथ जो टेट का एग्ज़ाम अभी टेट सी टेट का देने वाला है उसको भी आप लोग भेज दीजिएगा, जैसे उन मतलब उनका भी थोड़ा हो पाए अच्छे से। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।